हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बेस थ्योरम क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे लॉजिक से लगाना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, वो सब सिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो होगी आपकी 20 से 30 मिनट की, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो बच्चों देखो, बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम आपका प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में एक थ्योरम है जिससे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा कि बेस थ्योरम क्या कहता है या उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें थोड़ी देर पे आते हैं, लेकिन बेस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। तो बच्चों, आप ही की बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ओपन करोगे एनसीईआरटी का, तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 है। इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें बेस थ्योरम समझा दूंगा, सुनते जाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक है बैग 1 और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक है बैग 2। तो सबसे पहले ये बताओ क्या बोला है, एक है बैग 1 और एक क्या है आपके पास बैग 2, सही है। अच्छा, अब कह रहे जो बैग 1 है ना, उसमें 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल्स है। तो बैग 1 में 3 रेड बॉल है और 4 क्या है, ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, जो बैग 2 है ना, उसमें 5 रेड और 6 ब्लैक है। तो इसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 6 क्या है, ब्लैक बॉल्स। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो बच्चों, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसे इस चैप्टर में बोला जाता है ट्री डायग्राम। क्या बोला जाता है इसे? ट्री डायग्राम। अब बच्चों, जो बेस थ्योरम है ना आपका, ये जो बेस थ्योरम है, इस बेस थ्योरम में ना दो चीजें हमेशा होगी। एक तो आपको ट्री डायग्राम गिवन होगा और दूसरा आपको एक नॉन कंडीशन गिवन होगी। क्या गिवन होगी? एक नॉन कंडीशन। और इस केस में वो नॉन कंडीशन पता है क्या है? देखो, ये तो हो गया ट्री डायग्राम। आगे चलो, कह रहा एक बॉल को क्या हुआ ना, दोनों बैग थे, दो बैग्स थे, उसमें से किसी एक में हाथ डाला और एक बॉल निकाली, और वो जो बॉल निकाली ना, वो रेड कलर की है। देखो, इट इज फाउंड टू बी रेड। क्या हुआ, एक बॉल को हमने किसी बैग में से निकाला और वो कैसे निकली? रेड। तो ये नॉन कंडीशन क्या है कि जो ड्रॉन बॉल है ना, ड्रॉन बॉल इज रेड, ये है नॉन कंडीशन। और जो नॉन कंडीशन है ना, उसे ए से दिखाते हैं। तो नॉन कंडीशन क्या है? ड्रॉन बॉल इज रेड। समझ आ गया? ये बात समझ आई? तो बच्चों, बेस थ्योरम में दो चीजें, ट्री डायग्राम और नॉन कंडीशन। जब इतनी बातें क्लियर हो गई ना, अब देखो, अब आगे क्या करना है। यहां तक आ गए, अब आगे क्या करना है। तो मैंने कहा कितने बैग्स हैं? 2, एक है बैग 1, एक है बैग 2। अच्छा, ये बताओ, 2 बैग्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, किसी एक बैग में हाथ डाल के बॉल निकालता हूं। तो जब 2 बैग मेरे सामने रखे हैं ना, तो मेरा हाथ किसी में भी जा सकता है। समझ आया आपको? यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई और बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 1/2। तो मैंने कहा इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और इसको चूज करने की भी कितनी है? 1/2। अब मैं कहता हूं जो E1 है ना, E1 वो इवेंट है जिसमें मैंने बैग 1 को चूज किया। तो बैग 1 इज चॉजन। और जो E2 है ना, वो इवेंट है जिसमें मैंने किसको चूज किया? बैग 2 को। बैग 2 इज चॉजन। क्या इतनी बात है सही? अब आगे क्वेश्चन में देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि वो जो बॉल थी ना, वो हमने कहां से निकाली? बैग 2 से। अब सुनो, दोबारा क्वेश्चन सुनना। 2 बैग्स हैं, मैंने किसी एक में हाथ डाला, रेड बॉल निकाली। क्वेश्चन कह रहा है तुमने रेड बॉल तो निकाली, ये तुम्हें कंडीशन दे दी, ट्री डायग्राम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब तुम्हें कह रहा है जो रेड बॉल निकाली ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करो कि ये रेड बॉल बैग नंबर 2 से निकाली गई है। क्वेश्चन समझे? इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करो कि जो रेड बॉल है वो बैग नंबर 2 से निकाली गई है। यानी आपसे क्या पूछा कि आपसे P ऑफ E2/A। क्या आपसे ये नहीं पूछा P ऑफ E2/A? देखो, मैं कहता हूं जो नॉन कंडीशन है ना, वो नीचे आती है और जिस बैग से जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ये ऊपर आती है। तो ये क्या है? इट इज प्रोबेबिलिटी दैट रेड ball is drawn from bag 2। समझ आ गया? रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये। बात सही है? अब मैं कहता हूं बच्चों, देखते जाना। तो मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A।
क्या यही निकालना है? अब देखो, अब यहाँ देखो, मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं रेड बॉल तक तो तब पहुंचूंगा ना जब मैं इनके पास आ जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे रेड बॉल चूज करना है तो पहले मुझे बैग चूज करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया, बैग चूज किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, बैग चूज किया। अच्छा, अब मैंने कहा ये बताओ मुझे रेड बॉल निकालना तो है, लेकिन कहां से निकालना है, सेकंड वादे से। तो सेकंड वादे को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। क्या है, 1/2। अच्छा, अब सेकंड वादे को चूज किया, अब मैं आगे गया, अब मैंने किसको चूज किया, रेड बॉल को। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कैसे निकलेगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 5 और 6 11। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो पहले मैंने बैग 2 को चूज किया, फिर मैंने रेड बॉल को चूज किया। तो बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये थी और इसके अंदर रेड बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये थी। बात समझ गए? आगे चलो। अब मैं कहता हूं ये बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, बेसिक वाला 10वीं वाला, क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। जो फेवरेबल है वो ऊपर और टोटल कहां आते हैं, नीचे। अभी बताओ रेड बॉल को मैं कहां से चूज कर सकता था, आपने कहा भैया 2 जगह से कर सकते थे आप। देखो, सबसे पहले तो मैं बोलता कि रेड बॉल को मैं यहां से भी तो चुन सकता हूं, बैग 1 से, और रेड बॉल को मैं बैग 2 से भी चुन सकता हूं। तो मैंने क्या किया, नीचे दिखूंगा टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं कहता हूं टोटल आउटकम्स में बैग 1 भी आ जाएगा, बैग 2 भी आ जाएगा। तो ये तो नीचे आ ही जाएगा भाई, ये तो नीचे आ ही जाएगा। तो ये बैग 2 से चूज किया, लेकिन बैग 1 से भी तो कर सकता हूं। तो बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। और जब मैं बैग 1 में गया तो मैंने किसको चूज किया, रेड बॉल को। तो रेड बॉल है 3, प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी आ गई, 3, और टोटल कितने हैं, 7। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। क्या आपको समझ आ गया? अब बच्चों इसे लिखोगे कैसे, फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? तो मैं कहता P ऑफ E2 by A इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने किसे चूज किया, बैग नंबर 2 को। सबसे पहले मैंने किसे चूज किया, बैग नंबर 2 को। तो जैसे ही मैंने बैग नंबर 2 को चूज किया, क्या मैं उसे ये नहीं लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बैग 2 इज चूजन। तो इसको कैसे लिखा, P ऑफ E2 इनटू, अभी बताओ 5/11 क्या था। तो 5/11 था कि मैंने रेड बॉल को चूज किया, लेकिन कहां से, बैग 2 से। रेड बॉल को चूज किया लेकिन कहां से, बैग 2 से। तो प्रोबेबिलिटी थी कि मैंने रेड बॉल को चूज किया लेकिन कहां से, बैग नंबर 2 से। तो रेड बॉल को चूज किया लेकिन कहां से, बैग नंबर 2 से। अच्छा, नीचे आ जाओ, नीचे। तो ये जो चीज थी यही वाली थी। तो वापस लिख दो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस ये हाफ क्या था, बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग 1 को चूज करने के लिए क्या माना गया है, E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अच्छा, अब बैग 1 में मैंने किसे चूज किया, रेड बॉल को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मानी, 3/7। तो यहाँ पे क्या दिखा है, 3/7। कैसे लिखूंगा, तो मैंने रेड बॉल को चूज किया लेकिन कहां से, बैग 1 से। तो मैंने रेड बॉल को तो चूज किया, ए को तो चूज किया, लेकिन E1 से, बैग 1 से। क्या समझ आया? क्या आपको ये समझ आ गया? बच्चों अब आप अपनी बुक में जाके देखना, जो एग्जांपल नंबर 16 है ना, उसमें ये फॉर्मूला बनाया गया है। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आया, कैसे आया? क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आया? यहाँ पे ए नीचे आएगा, जो नॉन कंडीशन निकालनी होती है वो नीचे आती है, लेकिन यहाँ पे वो नॉन कंडीशन ऊपर आती है, समझे? अच्छा, अब मैं कहता हूँ उसको सॉल्व कर लो। तो बच्चों इसे आप सॉल्व करोगे ना, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 35/68। देखो यहाँ से कैलकुलेशन आप भी कर लोगे। इन हमारा इस वीडियो का क्या टॉपिक है, ये कि भैया बेस थ्योरम लगाते कैसे हैं। तो क्या आपको क्लियर हुआ? एक बार और सुनो। देखो क्या था, सबसे पहले 2 बैग थे, तो बैग 1 बैग 2। बैग 1 के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक थे, तो 3 रेड और 4 ब्लैक। बैग 2 के अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक थे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बॉल को चुना, तो बैग 1 से भी चुन सकता हूं, बैग 2 से भी चुन सकता हूं, तो 1/2। और वो जो बॉल थी ना वो रेड थी, तो यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी है 3/7 और यहाँ पे है 5/11। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो रेड बॉल थी ना वो बैग नंबर 2 से थी। तो जो ए होता है ना वो होता है ड्रॉन बॉल इज रेड। E1 बैग 1 को चुनने की इवेंट, E2 बैग 2 को चुनने का इवेंट। रेड बॉल निकालनी तो है 2 से निकालनी है, तो मैंने कहा रेड बॉल निकालनी तो है 2 से निकालनी तो है 2 से। तो मैंने कहा सबसे पहले बैग नंबर 2 तो चूज करोगे ना, तो बैग नंबर 2 चूज किया। बैग नंबर 2 में रेड बॉल चूज करोगे ना, रेड बॉल चूज किया। फिर मैंने कहा नीचे तो टोटल आउटकम्स आएंगे, तो ये वाला तो आ ही गया। फिर मैंने कहा एक बार बैग नंबर 1 चूज किया और इसमें रेड चूज किया, ये आ गया। इसका आंसर आ गया 35/68। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो ऐसे आ जाएगा।
अब मैंने कहा 1/2 क्या था, तो बैग 2 को चुनने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा 5/11 क्या था, बैग 2 के अंदर रेड बॉल को चुनने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग 2 के अंदर रेड बॉल को चुनने की प्रोबेबिलिटी। E2 था बैग 2 और A था रेड बॉल, तो बैग 2 के अंदर रेड बॉल को चुनने की प्रोबेबिलिटी यही नीचे आ गया। फिर मैंने कहा ये क्या है 1/2, तो बैग 1 को चुनने की प्रोबेबिलिटी और बैग 1 के अंदर रेड बॉल को चुनने की प्रोबेबिलिटी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे बेस थ्योरम में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, आओ आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 17 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 17 है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है गिवन दैट 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। बच्चों वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, शब्दों पे ध्यान दिया करो। 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, क्या ये एक बॉक्स है, तो ऐसे ही ना 2 और बॉक्स हैं, तो तीनों बॉक्स एकदम आइडेंटिकल है। इसका पता है क्या मतलब है कि इस बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, सेकेंड बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है और थर्ड बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। समझ आया? तो कितने बॉक्स हैं? 3। तो भाई देखो बॉक्स देखो एक तो है आपका बॉक्स 1, एक क्या है बॉक्स 2 और एक आपका क्या है बॉक्स 3। सही है। अब बच्चों देखो तीनों बॉक्स एकदम आइडेंटिकल हैं, तो इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/3, इसको 1/3 और इसको चूज करने की भी 1/3। ठीक है, एक चुनना है 3 में से, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, अब कह रहा है कि इन बॉक्स में ना हर एक बॉक्स में 2 कॉइन्स हैं, तो इसके पास भी 2 कॉइन्स हैं, इसके पास भी 2 कॉइन्स हैं और इसके पास भी 2 कॉइन्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है जो बॉक्स 1 है ना उसके पास जो दोनों कॉइन्स हैं वो दोनों गोल्ड यानी सोने के हैं, तो पहला वाला सिक्का भी गोल्ड का है, दूसरा वाला भी गोल्ड का है। कह रहा है जो बॉक्स 2 है ना उसमें दोनों कॉइन्स जो हैं वो चांदी यानी सिल्वर के हैं, तो इसमें भी सिल्वर का है, इसमें भी सिल्वर का है। और जो बॉक्स 3 है ना उसमें एक तो सोने का है और एक चांदी का है, तो एक तो आपका गोल्ड है और एक क्या है सिल्वर। अच्छा अब कह रहे हैं एक पर्सन है वो किसी एक बॉक्स को एट अ रैंडम यानी कैसे भी चूज करता है और एक कॉइन निकालता है, कितने? एक कॉइन, और वो जो कॉइन है ना वो गोल्ड होता है। कॉइन कैसा होता है? गोल्ड। तो जो आपको जो गिवन कंडीशन है वो क्या है? चॉजन कॉइन इज ऑफ गोल्ड, ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। ठीक है, आगे चलो। What is the probability that the other coin in the box is also gold? क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन 3 डब्बे, पहले डब्बे में दोनों सिक्के सोने के, दूसरे में दोनों चांदी के, तीसरे में एक सोने का है एक चांदी का है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना तीनों में से किसी एक बॉक्स में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला, और वो जो सिक्का था वो सिक्का कैसा था? सोने का। कैसा था? सोने का। तो अब मैं दोबारा हाथ डालता हूं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा सिक्का है वो भी सोने का है। तो सुनो, दूसरा सिक्का भी सोने का है, इसका क्या मतलब है? दूसरा सिक्का भी सोने का है। तीनों में से पहला सिक्का सोने का यहां भी आ सकता है यहां, लेकिन अगर दूसरा सिक्का भी सोने का है तो इसका मतलब पक्की बात है कि कौन सा बॉक्स चूज हुआ होगा? बॉक्स 1। तो यानी इस क्वेश्चन में ना सीधा सीधा ये कहना चाह रहा था भाई बॉक्स 1 चूज करो। पता है क्यों? क्योंकि दूसरी बार सोने का सिक्का तो वहीं आ सकता है। क्या बात समझ आई? तो क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था कि बॉक्स 1 चूज करो। समझे आप? समझे? ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें ये बोला कि पहला सिक्का सोने का है, ये हमने तुम्हें बता दिया। अब जो दूसरा सिक्का होगा वो भी सोने का है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी बॉक्स 1 से सिक्के को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है क्वेश्चन। क्या समझे? अब मैं कहता हूं ये बताओ सोने का सिक्का है ना, तो मैं कहता हूं यहां पे गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो मैं कहता हूं कितने सिक्के हैं? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो बच्चों दोनों बार गोल्ड ही आएगा और टोटल सिक्के भी 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कितनी हो गई? 1। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 सिक्के हैं, दोनों सोने के हैं, तो जब मैं हाथ डालूंगा 100% चांस है कि हर बार सोना आएगा। हर बार क्या आएगा? सोना, क्योंकि 2 सिक्के हैं दोनों सोने के हैं, तो 100% यानी 1 प्रोबेबिलिटी नहीं हो गई क्या? तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कितनी है? 1। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्या होगी? कितने गोल्ड हैं? 0 और टोटल कितने हैं? 2। तो यहां पे कितनी होगी भाई? एक डब्बे में दोनों चांदी के सिक्के हैं, वहां से सोने का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी 0 ही तो है। अच्छा यहां आ जाओ, अब मैं कहता हूं यहां पे गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कितने सोने के सिक्के हैं? 1, टोटल कितने? 2। तो क्या आपको ये समझ आ गया? ये अब मैं कहता हूं E1 वो इवेंट है जिसमें हमने बॉक्स 1 को चूज किया, इवेंट इन विच बॉक्स 1 is chosen. E2 event in which box
2 is chosen और E3 event in which box 3 is chosen। क्या आपको ये समझ आ गया? अब यहां से क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन तो इतने में ही हो जाएगा, भले इतने में ही हो जाएगा, समझने का पार्ट समझो। अब मैं कहता हूं क्वेश्चन से मुझे ये समझ आया, पहला सिक्का क्या था? सोने का। दूसरा भी क्या होना चाहिए? सोने का। क्या होना चाहिए? सोने का। सही है। तो मैं ये कहता हूं बच्चों, क्या मेरे को ये निकालना है P ऑफ E1 बाई ए। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे लिख दिया? तो मैंने कहा ए क्या था? ए था कि जो सिक्का चुना है वो किसका होना चाहिए? गोल्ड का। तो चुना हुआ सिक्का गोल्ड का होना तो चाहिए, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब वो कहां से आ रहा है? बॉक्स 1 से। क्यों? क्योंकि बॉक्स 3 से अगर एक सिक्का निकाल दिया तब तो वो गोल्ड का है। सही है, लेकिन दूसरा सिक्का तो सिल्वर का होगा। सिर्फ बॉक्स 1 ही वो बॉक्स है जिसमें दोनों सिक्के गोल्ड के हैं। तो पहला सिक्का चाहे यहां से या यहां से निकालो, गोल्ड का होगा। यहां से तो आ नहीं सकता, लेकिन दूसरा सिक्का भी गोल्ड का है, वो सिर्फ यही पॉसिबल है। तो गोल्ड का सिक्का निकालूंगा तो, लेकिन 1 से निकालूंगा तो एक किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये है प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड कॉइन is drawn from box 1। कौन से बॉक्स से निकाला गया है? बॉक्स 1 से। क्या ये समझ आया? ये समझ आया। अब इसको लिखता हूं E1 बाई ए। अब बच्चों देखना ध्यान से। अब मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी मुझे कहां से निकालनी है? बॉक्स 1 से। तो मैं कहता हूं सबसे पहले बॉक्स 1 को चुनूंगा ना भाई, सोने के सिक्के भी तो बाद में आऊंगा, पहले तो बॉक्स को चुनूंगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। अब मैं कहता हूं जब मैं यहां तक आ गया, इसके आगे मैं क्या, सोने के सिक्के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो इंटू 1 अपॉन भाई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो टोटल में सबसे पहले ये तो आ ही जाएगा, प्लस अब मैं कहता हूं मैं सेकंड बॉक्स पे गया, तो सेकंड बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/3। और यहां पे सोना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। फिर मैं थर्ड बॉक्स पे गया, इसको चुनने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/3। और यहां से सोना निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया? अब बच्चों इसी को अगर मैं फॉर्मूले में दिखता तो कैसे लिखा जाएगा? E1 बाई ए। सबसे पहले मैंने किसे चुना? बॉक्स 1 को। सबसे पहले किसे चुना? बॉक्स 1 को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अच्छा, फिर ये 1 क्या था? ये था कि बॉक्स 1 में मैंने किसे चुना? गोल्ड कॉइन को। बॉक्स 1 में मैंने किसे चुना? गोल्ड कॉइन को। तो मैंने गोल्ड कॉइन को तो चुना, लेकिन कहां से चुना? बॉक्स 1 से। नीचे आ जाओ नीचे, तो इसी को लिख दो P E1 P A बाई E1। सही है। अब मैं दूसरे बॉक्स पे आ गया, तो दूसरे बॉक्स को चुना, तो प्रोबेबिलिटी दूसरे बॉक्स को चुनने की, तो P E2। और दूसरे बॉक्स में मैंने क्या चुना? गोल्ड, जो कि कितना था? 0। तो मैंने गोल्ड तो चुना, लेकिन कहां से चुना? दूसरे बॉक्स से। अब आ जाओ, अब मैं कहता हूं मैं तीसरे बॉक्स पे गया, तो मैं तीसरे बॉक्स पे गया तो P ऑफ E3। और इस तीसरे बॉक्स से भी मैंने क्या निकाला? गोल्ड। तीसरे बॉक्स से भी मैंने क्या निकाला? गोल्ड। ये कितना था? 1/2। तो बच्चों जब आप इसका एग्जांपल में देखोगे ना, तो ये बनाया गया है फॉर्मूला। तो क्या आपको समझ आया कि ये फॉर्मूला बना कैसे? भाई इसको रटने की बजाय इसके एप्लीकेशन को देखो और इससे फॉर्मूला बना दो। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ का आंसर आएगा 2/3। बट ये आंसर तो आप भी निकाल सकते हो कैलकुलेशन से। मेन क्या था? मेन था कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है और उस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला कैसे आता है। क्या आपको ये बात समझ आई? फटाफट आप इसे नोट करो। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, अभी नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा यार। थोड़ा सा समय तो लगता ही है मैथ को सीखने में, लेकिन मैथ्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना, जिसकी कुछ मतलब आप कह नहीं सकते। इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि हर किसी को पसंद आता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुन रहे हो ना, सिर्फ ध्यान से सुन रहे हो और देख रहे हो कि टीचर क्या समझा रहा है, क्या दिख रहा है, क्या लॉजिक है, क्या टीचर ने सोचा है कि आपको सोचना है, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैथ्स में रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। और उस समझने से फॉर्मूला तो हमने बना दिया ना, समझे आप? तो इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे बेस थ्योरम 100% क्लियर हो जाएगा आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 18। ठीक है, तो इसे देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। देखना इसमें क्या बोला है। सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड। देखो रिलायबिलिटी एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि भाई आप इस पे कितना भरोसा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल HIV क्या होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स की बीमारी करता है और किसी इंसान के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अब कोई इंसान है जिसको HIV है, वो टेस्ट कराने गया कि भाई उसे HIV है कि नहीं है। तो जो टेस्ट हो रहा है ना, वो टेस्ट 100% सही नहीं है। जिस इंसान को HIV है
उसके दो केस हो सकते हैं। अगर वो टेस्ट सही से ही हो गया तो उसको HIV शो हो जाएगा, और अगर वो टेस्ट सही से नहीं हो पाया तो उसको HIV शो नहीं होगा। लेकिन कोई दूसरा इंसान गया जिसे HIV नहीं है, वो वहां पे गया और उसने टेस्ट कराया, अगर वो टेस्ट सही से ही हो गया तो उसको शो होगा कि भाई तुम ठीक हो, तुम्हें HIV नहीं है। लेकिन उस टेस्ट में अगर कुछ गलती हो गई तो उसको क्या शो हो जाएगा कि तुम्हें HIV है। समझे? तो यही बोला है क्वेश्चन में कि ना एक HIV टेस्ट है, उसकी रिलायबिलिटी ये है कि ऑफ पीपल हैविंग HIV, दो ही तरह के लोग होंगे, या तो जिनको HIV होगा, तो जिनको होता है ना उसको पॉजिटिव से दिखाता हूं, और जिनको HIV नहीं होगा उनको किससे दिखाता हूं? नेगेटिव से। क्या बात समझ गए? बात समझ गए? अब मैंने कहा जिन लोगों को सही में HIV था ना, वो टेस्ट कराने गए। वो कहाँ गए? टेस्ट कराने। टेस्ट में हो सकता है कि जिनको HIV था उनका ये शो हो गया कि भाई देखो आपको HIV है, लेकिन अगर कुछ गलती हो गई तो ये भी तो शो हो सकता है कि आपको HIV नहीं है। अच्छा, अब वो लोग जिनको HIV नहीं है वो टेस्ट कराने गए, अगर वो टेस्ट सही हो गया तो शो होगा कि भाई देखो आपको HIV नहीं है, टेंशन मत लो। लेकिन उस टेस्ट में अगर गलती हो गई तो ये भी तो शो हो जाएगा कि आपको HIV है। क्या समझे? ये वो है कि इस इंसान को सही में HIV है, इसको सही में HIV नहीं है। ये गया तो क्या पता शो हो जाए कि तुम्हें है, क्या पता हो कि ना हो। ये गया तो क्या पता शो हो जाए तुम्हें है, क्या पता ना हो। समझे? यहां तक समझे? अब ये कह रहा है कि ऐसे लोग जिनको HIV है ना, ऑफ पीपल हैविंग HIV, यानी इसकी बात हो रही है। इसमें से 90% जो टेस्ट होते हैं ना, वो बीमारी को पहचान देते हैं। वो बीमारी को क्या करते हैं? पहचान देते हैं। तो इसकी मतलब देखो, किसी इंसान की HIV पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90%। तो ना होने की कितनी है? 10%। अच्छा, 90% को क्या लिखूंगा? 0.9 और इसको 0.1। यानी एक इंसान है जिसको सही में HIV है, तो उसके टेस्ट में भी ये शो होगा कि तुम्हें HIV है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9, और उसके टेस्ट में शायद ये शो हो जाए कि तुम्हें HIV नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। सही है? यहां तक समझे? यहां तक ठीक है। 10% गो अनडिटेक्टेड, मतलब 10% में है तो, लेकिन बता नहीं पाया, मशीन नहीं बता पाई। ठीक है। अब कह रहा ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब ऐसे लोग जिनको HIV नहीं है, उसमें से 99% जो टेस्ट होते हैं ना, वो HIV नेगेटिव आते हैं। 99% कैसे आते हैं? HIV नेगेटिव। मतलब ये लोग गए टेस्ट कराने, और तुम्हें HIV नहीं है, और मशीन ने भी कहा कि हाँ भाई तुम्हें HIV नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99%। लेकिन 1% बेचारे बुरी किस्मत वाले, उनको है तो नहीं, लेकिन मशीन ने दिखा दिया कि तुम्हें है, तो 1% आर डायग्नोस्ड एंड शोइंग HIV पॉजिटिव। अब मैंने कहा 1% और 99%, समझे आप? तो यहां तक में कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैव HIV। देखो कह रहा है बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी जिसमें से सिर्फ 0.1% लोगों को HIV होगा। तो सपोज 100% पॉपुलेशन थी, तो उसमें से 0.1% लोगों को HIV है। 0.1%। अब इसको कैसे लिखोगे? तो बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? 0.1%। जब मैं परसेंट हटाता हूं ना, तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। नीचे क्या आता है? 100। अब कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो ना मुझे इसके बाद मुझे ऊपर भी कितने चाहिए? 2। तो मैं कहता हूँ यहाँ से अगर मैं हटाऊंगा ना, तो देखो ऐसे लिखूंगा, 0.1% इक्वल टू 0.1 अपॉन 100, और ये आएगा 0.001। समझे? अब देखो पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला गया, समझ आ गया? अब मैंने कहा ये है 0.001, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो मैंने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अब 1 में से 0.001 चला गया, तो ये कितना होगा? 0.999। यानी HIV नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.999। क्या इतनी बातें समझ आ गई? इतनी बातें। अब यहाँ आ जाओ। मैंने कहा पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1%। अच्छा, 1% का क्या मतलब है? 1/100, यानी 0.01। अच्छा, और ना होने की कितनी है? 99%। तो 99% का क्या मतलब है? 99/100, यानी 0.99। क्या क्वेश्चन समझ गए? वापस सुनो। बहुत सारी पॉपुलेशन थी, उसमें से सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन को HIV है, बाकियों को नहीं है। जिनको है वो टेस्ट कराने गए, तो 90% केसेस में आ गया कि तुम्हें है, 10% में आया कि तुम्हें नहीं है। जिनको नहीं है वो टेस्ट कराने गए, तो 1% केसेस में आ गया कि तुम्हें है, और 99% केसेस में आ गया कि तुम्हें नहीं है। समझे? तो यहां तक समझ गए? यहां तक हो गया। यहां तक। अब आगे कह रहा है 1% इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम। एकदम से किसी एक पर्सन को उठाया,
तो वो HIV पॉजिटिव भी हो सकता है और HIV नेगेटिव भी हो सकता है, समझ आया? एक पर्सन को उठाया, वो HIV पॉजिटिव भी हो सकता है, HIV नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजी रिपोर्ट हिम एज HIV पॉजिटिव। मतलब मैंने ना एक इंसान को उठाया, मैंने कहा इसका टेस्ट करो, और जो डॉक्टर था ना, जो पैथोलॉजिस्ट था, उसने कहा कि यार इसके टेस्ट में ये आ रहा है ना कि ये HIV पॉजिटिव है। अब सुनो HIV पॉजिटिव यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो टेस्ट में अगर HIV पॉजिटिव आ रहा है तो 100% इस बात की गारंटी नहीं है कि उसको HIV है। पता है क्यों? क्योंकि जिसको HIV है उसके में भी HIV शो हो रहा है, और जिसको HIV नहीं है उसमें भी तो शो हो रहा है। अब कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस इंसान को सही में HIV है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस इंसान को सही में HIV है। क्या आपको समझ आया? समझ आ गया? समझ आ गया? तो यहां पे गिवन कंडीशन क्या है कि उस इंसान को सही में है, तो चूजन पर्सन इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड HIV पॉजिटिव बाय पैथोलॉजिस्ट। जो पैथोलॉजिस्ट है वो डिक्लेयर करेगा कि इस इंसान को सही में HIV है, यही तो है। तो यही तो है गिवन कंडीशन। अब मैं कहता हूं E1 दे देता हूं। E1 क्या है? E1 मैं दे देता हूं कि मैंने ना HIV पॉजिटिव पर्सन को चुना, तो E1 है HIV पॉजिटिव पर्सन इज चॉजन। और E2 क्या होगा कि मैंने ना HIV नेगेटिव पर्सन को चुना, HIV नेगेटिव पर्सन इज चोजन। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है P ऑफ E1 बाई A। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे दिखा? तो मैंने कहा A क्या था? A था कि जिस पर्सन को तुमने चुना उसको उस पैथोलॉजिस्ट ने HIV पॉजिटिव प्रूफ कर दिया, और E1 क्या था कि असलियत में HIV पॉजिटिव पर्सन को चुना। तो क्वेश्चन ये था कि भाई जिस पर्सन को तुम चुन के लाओ उसको डॉक्टर ने कहा कि भाई ये इसको HIV है, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सही में HIV है। तो P ऑफ E1 बाई A का क्या मतलब है कि द चोजन पर्सन इज हैविंग HIV is declared HIV positive and is actually having HIV। तो ये होगा ना कि probability that actually HIV positive person is declared HIV पॉजिटिव। मतलब जिस इंसान को तुमने चुना वो HIV पॉजिटिव था और डॉक्टर ने भी कहा कि HIV पॉजिटिव है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कैसे करूंगा? तो P ऑफ E1 बाई A कैसे होगा? सबसे पहले मुझे उस इंसान को चुनना है जिसको HIV था, तो इन दोनों में से HIV था किसे? इसे था, तो इसको चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.001 इनटू, इसके बाद मैं उसमें जाऊंगा जहां HIV डिक्लेयर हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9। अब नीचे आ जाए टोटल, नीचे आएगा टोटल, तो ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। अब मैं कहता हूं मैं नेगेटिव पर्सन के पास गया, मैं किसके पास गया? नेगेटिव पर्सन के पास। तो नेगेटिव पर्सन को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.999, और नेगेटिव पर्सन को भी क्या डिक्लेयर हो गया कि तुम HIV पॉजिटिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.01। क्या समझ आ गया? क्या यहां तक समझ आ गया? क्या यहां तक समझ आ गया? अब बच्चों इसे लिखोगे कैसे? तो P ऑफ E1 बाई A। सबसे पहले मैं कहां आ गया? 0.001। किसको चुनने की प्रोबेबिलिटी थी? HIV पॉजिटिव को, और HIV पॉजिटिव पर्सन को चुनने के लिए मैंने क्या माना था? E1। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा? P ऑफ E1। अच्छा, अब 0.9 क्या था? तो HIV पॉजिटिव पर्सन को HIV पॉजिटिव डिक्लेयर किया, ये था ना, तो मैंने कहा HIV पॉजिटिव है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे P ऑफ A बाई E1। आगे चलो, तो यहां आ जाएगा P ऑफ E1, P ऑफ A बाई E1 प्लस, अब मैं कहता हूं, अब मैं इस वाले पे आया तो HIV नेगेटिव को चुनने की क्या थी? E2, तो P ऑफ E2 सही है। और यहाँ पे P ऑफ इसको चुनने की क्या थी? E2, इसको चुनने की क्या थी? E2, और इसमें भी तो मैं पॉजिटिव के पास गया, इसमें पॉजिटिव के पास गया, और चोजन पर्सन को HIV है, ये क्या है? A, तो P ऑफ A बाई E2। क्या समझ आ गया? तो बच्चों अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है ना तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं, अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं क्या बना सकता हूं? फॉर्मूला। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो इसका आएगा 90/1089, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, करीब करीब आएगा 0.083, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। मेन हमारा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था? मेन ये था कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन को,
ये क्वेश्चन हुआ कैसे? तो एक बार और समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, दुनिया में दो ही तरह के लोग होंगे, या तो जिन्हें HIV होगा या तो नहीं होगा। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 0.1% लोगों को HIV है, तो परसेंट हटाओ, 0 लगाओ, तो HIV पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.001। तो ना होने की कितनी है? इसको 1 में से माइनस कर दो। ये HIV पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जिसको पॉजिटिव है उसको मशीन भी पॉजिटिव बता रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 90%, 0.9। जिसको पॉजिटिव है, मशीन बता रही है कि तुम्हें नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। जिसको नहीं है, मशीन बता रही है तुम्हें है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। और जिसको नहीं है, मशीन भी बता रही है तुम्हें नहीं है, उसकी है 0.99। फिर ये क्या था कि जिस पर्सन को हमने चुना उसको जो पैथोलॉजिस्ट है उसने भी HIV पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया। ये गिवन कंडीशन थी। हमने E1 कहा कि हमने HIV पॉजिटिव को सिलेक्ट किया E1, हमने HIV नेगेटिव को सिलेक्ट किया E2। अब हमने कहा P ऑफ E1 बाय A क्या होगा कि हमने जिस इंसान को सिलेक्ट किया उसको पैथोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इससे HIV है। मतलब भीड़ में से मैंने उठाया, भाई तू उठ जा और तू जा टेस्ट करा। मैंने सोचा कि इसको HIV होगा, जा टेस्ट करा, डॉक्टर ने कहा हाँ इसे HIV है, वो लिखा हुआ है। तो मैंने कहा P ऑफ E1 बाय A का क्या मतलब है कि जिस इंसान को तुमने चुना ना उसको पैथोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इसे सही में HIV है। कैसे लिखा? अब मैंने कहा HIV है, तो HIV होने के लिए सबसे पहले मैं गया HIV पॉजिटिव के पास में, कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.001। पॉजिटिव पे फिर पॉजिटिव पे गया, कितनी? 0.9। तो इसी को नीचे लिख दिया, प्लस में इस पे आया, तो नेगेटिव की क्या थी? 0.999। देखो फेवरेबल ऊपर आता है, टोटल नीचे आता है। फेवरेबल ऊपर आ गया, इसको एज इट इज लिख दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.999 और इसकी में पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.01, जो कि यहां दिख दिया। फिर यहां क्या दिखा? तो P ऑफ E1 बाय A। अब मैंने कहा ये क्या था? 0.001 क्या था? 0.001 था HIV पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी, HIV पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो HIV पॉजिटिव होने को क्या माना था? E1 और नेगेटिव होने को क्या माना था? E2। तो P ऑफ E1। अब P ऑफ A बाय E1 का क्या मतलब है कि HIV पॉजिटिव में मैंने जिसे चुना ना उसे सही में HIV है, सेम एज इट इज। फिर HIV ना होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ, और HIV ना होने में किसको HIV है वो यहाँ। क्या समझ आ गया? समझ आ गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और बच्चों ये वीडियो कैसी लगी और क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए, और प्लीज आप इसका रिस्पांस दीजिए, ठीक है, और बताइए कैसी लगी। यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करूंगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।